Hello friends, welcome to UPSC Akhara. Now today we are going to deal with chapter 2 of class 12 NCERT book 1, The End of Bipolarity. Again we have divided this chapter into two parts wherein we will be talking about the rise of Soviet Union and its disintegration after a certain period of time, and what were the implications of this disintegration of Soviet Union and its implications on the world politics. So we will be dealing with all these things in the first part, and in the second part we will be talking about the relationship of India with the USSR and now with the Russia. So friends, as we know that the USSR came into being after the socialist revolution in Russia in 1917. So this revolution, after this revolution, USSR came into being. And this revolution, because it was inspired by the ideals of socialism as opposed to the capitalism in the West, and therefore the need for an egalitarian society arose. अब ये जो सोशलिज्म के आइडियल्स से जो इंस्पायर्ड रेवोल्यूशन था, इसने एक अलग तरह के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को रशिया में जन्म दिया। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत आर्मी ने लिबरेट की थी फासिस्ट फोर्सेस से, वो भी यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। नेचुरली दे बिकम अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और उन्होंने 1922 में एक ट्रीटी साइन की कि जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिनको सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने हेल्प किया था फासिस्ट फोर्सेस से बचाने के लिए, वो सब यूएसएसआर में शामिल हो गई। अब द मेन एम ऑफ यूएसएसआर वाज टू इंस्टॉल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज। जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडियल से इंस्पायर जो रशियन रेवोल्यूशन था, तो उसके बाद एक सोशलिज्म एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर के रूप में उभर करके आया। और अब जो यूएसएसआर का जो मेन एम था वो ये चाहते थे कि जितने भी कंट्रीज उसके साथ, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने भी ट्रीटी साइन की है, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना, ताकि वो यूएसएसआर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को एज मॉडल फॉलो कर सकें। अब इसमें जो इस आइडियोलॉजी के चलते सोवियत सिस्टम ने जो है वो जानते हैं, जो भी कैपिटलिज्म की मेन जो आइडियोलॉजी होती है कि ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको एबॉलिश किया, और द सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को नींव रखने की कोशिश की गई। नाउ लेट अस come back again to how Soviet Union became a superpower. किस तरह से जो सोवियत यूनियन है वो एक सुपर पावर किस तरह से बना। लास्ट चैप्टर में हमने कोल्ड वॉर की बात करी थी, and we know the world was divided into two, on the global stage emerged the two superpowers. So the Soviet Union became a great power after the Second World War. Its economy was more developed than the rest of the world, except of course for the US. बाकी जितने भी देश थे उनसे जो इकोनॉमी थी वो यूएसएसआर की बेहतर थी। और यही जो एक बहुत बड़ी फैक्टर था कि सोवियत इकोनॉमी जो है वो एक सुपर पावर की तरह से उभर करके आई। किस तरह से हम इन सब चीजों को देखते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि सुपर पावर बनने में किन फैक्टर्स का हाथ रहा है। तो जो यूएसएसआर है, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमने अभी बात कही कि वो इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड थी बाकी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरेटिवली। और भी बहुत से फैक्टर्स थे, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड था, और देयर वर वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन,
स्टील, ऑयल, जो एक माना जाता है कि ये सारी चीजें जो है आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं, या मशीनरी प्रोडक्शन हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो जो कि रिमोट एरिया से उनकी कनेक्टिविटी बहुत एफिशिएंटली होती है, तो यही सब चीजें होती हैं एक डेवलप्ड कंट्री के फीचर्स में. सो सोवियत यूनियन हैड ऑल दीज थिंग्स. Apart from this, it had a domestic consumer industry that produced everything from pins to car. एक अपनी जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी जहां वो पिन से लेकर के कार तक सब कुछ बनाते थे और कंज्यूम भी करते थे उसको और एक्सपोर्ट भी करते थे. द सोवियत स्टेट ensured the minimum standard of living for all its citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare स्कीम्स. क्योंकि ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी पे बेस्ड था, एंड वेलफेयर स्टेट की जो एक फिलॉसफी होती है जिसमें सभी सिटीजन्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड या सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड वेलफेयर या अदर वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं वो सभी को मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है. देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट. जो भी चीजें जो एक देश को पीछे की ओर ले जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, और स्टेट ओनरशिप जो था वो था रिसोर्सेज का. लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट. तो सभी कुछ जो था वो राज्य के अधिकार में था, और जैसे कि कैपिटलिज्म में होता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, वो सब बिल्कुल नहीं था. तो उसके चलते सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा जो सुपर पावर है वो बन करके उभरा. तो ऐसा क्या हो गया कि सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया. तो उस पे चलते हैं कि क्या कारण रहे. और उस समय जो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के और जो प्रेसिडेंट थे, जो गोर्बाचेव 1985 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी थे. ही डिड नॉट लैक faith in communist ideology, but he wanted to introduce political and economic reforms in the Soviet system. वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए देश में राजनीतिक और आर्थिक जो विकास है वो लाना चाहते थे, और सब कुछ ठीक से चल रहा था. Gorbachev wanted to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union because he thought that it was necessary to keep USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. और जो गोर्बाचेव की नीति थी कि वेस्ट के साथ भी, यानी कि जो यूएस था उसकी अमेरिका और उसके एलीज, उनके साथ वेस्ट के साथ भी वो एक अच्छे संबंध बना के चलना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो वेस्ट में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है उसके साथ हमें पेस बना करके चलना है. तो ही थॉट कि एक अच्छा रिलेशन अगर वेस्ट के साथ होगा तो उसके साथ साथ जो है यूएसएसआर भी जो है तरक्की करेगा. क्योंकि कोल्ड वॉर के चलते जो है ये तो वो जान ही चुके थे कि दोनों, हालांकि ईस्ट और वेस्ट मीनिंग अपोजिट पोल्स थे, बट स्टिल जो एक कोल्ड वॉर की स्थिति थी, वॉर ना होना और सभी को पता होना कि ये न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरफ हैं, और इस तरह से वॉर की स्थिति के फेवर में जो है वो गोर्बाचेव नहीं थे, और वो चाहते थे कि एक नॉर्मल रिलेशन हमारा वेस्ट के साथ रहे. So he initiated the policies of glasnost, openness, and perestroika. Both of these words are Russian words which mean openness and restructuring. मतलब they are open to the the technological developments and the information, whatever they can borrow from the West, they are open to. If it means development and restructuring their economy, तो ठीक है, हम वेस्ट से लेने को जो है ये टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए उनके साथ we are quite open to it. So he carried out his reforms and loosened the system, set in motion forces and expectations that few could have predicted. तो सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था. लेकिन there were some sections of the Soviet society which felt that he moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. जो कुछ सोवियत सोसाइटी के वर्ग थे जिनको ये लग रहा था कि बहुत जो गोर्बाचेव हैं बहुत तेजी से चल रहे हैं
और बहुत इम्पेशेंट हैं और जल्दी जल्दी चाह रहे हैं एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग को बहुत तेजी से चलते हुए, एक आम इतनी तेजी से चल रहे हैं कि एक आम आदमी जो है वो पीछे रह रहा है। स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उनको ये लगने लगा कि उनकी जो पावर एंड प्रिविलेजेस हैं वो इरोड हो रही हैं, वो खत्म हो रही हैं। तो ऐसा उनकी अपनी ही जो पार्टी थी उनके मेंबर्स को लगने लगा। और ये जो इन दिस टग ऑफ वॉर फॉर गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। तो जैसा कि एक आदमी जो है पावरफुल हो जाता है और जब समाज जो है वो बट जाता है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो बट जाता है, तो जो सपोर्ट उनको पहले मिल रही थी गोर्बाचेव को, ही लॉस्ट दैट सपोर्ट. Even those who were with him felt that he did not adequately defend his own policies. जो उसके साथ भी थे लोग, जो अपने कैबिनेट मेंबर्स थे, उनको भी लगने लगा कि वो सही से अपनी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पा रहा। तो जो भी रिफॉर्म्स वो लाना चाहते थे वो उनकी अपने पार्टी लीडर्स ने ही अपोज किया, एंड इट लेड टू अ कूप इन 1991 में। एक बहुत ही ज्यादा जो एक स्थिति जिसे कह लीजिए, नॉट एग्जैक्टली सिविल वॉर, लेकिन एक बहुत ही एक स्टॉर्म सा आया यूएसएसआर में। और बोरिस येल्स्टीन जो थे वो एक अपोजिंग ग्रुप का, जो अपोजिंग ग्रुप की जो जो नेता थे, वो एक नेशनल हीरो के रूप में उनका ही इमर्ज्ड. So the people of the Eastern European countries, which were part of Soviet bloc, started to protest against their own government in Soviet control. अब मैंने आपको बताया था 1919 में जो जिनको छुड़वाया था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फासिस्ट फोर्सेस से यूएसएसआर ने, तो उनको अपनी छत्र छाया में एक ट्रीटी साइन करके उनको अपनी तरफ मिला लिया। और एक यूएसएसआर जो एक जैसे वेस्ट ने अपने अलायंसेस बनाए हुए थे, तो ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज मिल करके एक सोवियत यूनियन बन गया था। अब जो ये ऐसी स्थिति में जब अपने ही लोग बागी हो गए और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी लगा कि अब हमें जो है हम अपना रिपब्लिक जो है अलग बनाना चाहते हैं, तो पावर जो है वो सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो दिसंबर 1991 में जो येल्स्टीन, मैंने आपको बताया, जो बोरिस येल्स्टीन जो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, उन्होंने उनकी लीडरशिप में जो 3 मेजर रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, they declared that the Soviet Union and Cabinet Party was disbanded. Capitalism and democracy were adopted as the basis of post-Soviet republics. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रशिया, ये जो यूएसएसआर था वो मेन उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया और वो रिपब्लिक्स में कन्वर्ट हो गए। रशिया अलग हो गया जो एक मेजर चंक था यूएसएसआर का। यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने एक अपना अपना इंडिपेंडेंट सॉवरेन जो है रिपब्लिक बना लिया। और ये कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी का जो सोशलिज्म को छोड़ करके इन्होंने अपने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म पे अपने देश की नींव रखी। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1991 में जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और यूक्रेन जो है वो अलग हुआ, तो यहीं से ये जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, यहीं से उसकी जो है अनबन और रही। क्योंकि रशिया की जो सीमा है वो बिल्कुल यूक्रेन के साथ, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, वो उसके साथ लगती है। तो हमेशा तो ये रशिया को ये डर बना रहा है कि अगर यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न फोर्सेस को ज्वाइन कर रहा है, जो कि नाटो का मेंबर बन जाता है, तो नाटो जो है बिल्कुल उसकी जो बाउंड्री है, जो रशिया की जो टेरिटरी है, उसके बिल्कुल साथ आ जाएगा। और ऐसे में रशिया को अपना वेस्टर्न कंट्रीज से जो खतरा है उसके चलते जो है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। सो दिस इज हाउ द यूएसएसआर disintegrated in
1991, और इसी के चलते 1989 में जो बर्लिन वॉल बनी थी 1919 में, वो भी तोड़ दी गई, और जर्मनी के जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स जो बर्लिन वॉल से डिवाइडेड हुए थे उसको भी तोड़ दिया गया, एंड पीपल फ्रॉम ईस्टर्न जर्मनी मूव्ड ऑन टू द वेस्टर्न जर्मनी आफ्टर द वॉल फेल, एंड जर्मनी भी जो है वो यूएसएसआर के जो एक अम्ब्रेला था उससे अलग हो गया। ना ये एक बार टाइम लाइन जो है हम सोवियत यूनियन की देख लेते हैं। किस तरह से डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का। 1991 सितंबर में 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स जो एस्टोनिया, Latvia and Lithuania, they became UN members, later joined NATO in March 2004. ये 3 जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे ये यूएन के मेंबर्स बन गए और बाद में इन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया। इसी के बाद सितंबर के बाद 1991 में ही दिसंबर में गोर्बाचेव को रिजाइन करना पड़ा एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। मैंने बताया ही था कि उनकी नीतियों की जो है आलोचना हुई और इसी के साथ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। 1991 दिसंबर में अभी जो हमने पढ़ा कि बेलारूस, रशिया और यूक्रेन, उन्होंने भी जो यूएस की क्रिएशन की ट्रीटी थी 1922 उसको जो है उसको एनुअल कर दिया और एस्टैब्लिश किए अपनी CIS जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एस्टैब्लिश की। उसी के साथ अर्मीनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, Turkmenistan and Uzbekistan joined the CSI. Georgia also joined later in 1993. तो इस तरह से ये किस तरह से उस ट्रीटी से आजाद होकर के किस तरह से किसी ने नाटो ज्वाइन कर लिया, किसी ने अपनी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना ली। तो इस तरह से यूएसएसआर का विभाजन हुआ। अब ये जो यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, जो सोशलिस्ट सिस्टम ईस्टर्न यूरोप में जो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इट हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस। इट मेंट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। अब जो कोल्ड वॉर इसी के साथ जो कोल्ड वॉर थी उसकी समाप्ति हो गई। जो पावर ब्लॉक्स थे ईस्ट और वेस्ट, वो जो है एक एंड ऑफ बाइपोलरिटी इस चैप्टर का नाम है कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था अब वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका का बोलबाला जिसे हम कहते हैं, उस तरह का स्थिति हो गई। तो ये कोल्ड वॉर जो थी कन्फ्रंटेशन जो एंड हो गई। जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था कि सोशलिस्ट सिस्टम बेटर है कैपिटलिस्ट सिस्टम से, जिसके चलते बाइपोलर वर्ल्ड बना था, अब वो कोई मुद्दा नहीं रहा। Or since the Cold War had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons and had led to existence of military blocs, and the confrontation also demanded an end to this arms race and possible new peace. ये जो हथियार जमा हो रहे थे सब तैयारी में थे, लड़ाई थी नहीं लेकिन लड़ाई की तैयारी पूरी थी। कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स आर्म्स रेस थी जो सभी इकट्ठा कर रहे थे, दोनों पावर ब्लॉक्स और अपनी मिलिट्री ब्लॉक्स बना रहे थे। तो वो एक उसकी जो रेस थी आर्म्स की वो खत्म हुई और एक नया पीसफुल ऑर्डर जो बनने की पॉसिबिलिटी नजर आई। So the power relations in the power world politics changed, and therefore the relative importance of ideas and institutions also changed. क्योंकि कोल्ड वॉर का जब अंत हुआ तो it left only 2 possibilities. Either the remaining superpower dominate and create a unipolar system, or different countries or a group of countries became important players in international system, thereby bringing a multipolar system where no power would dominate. तो दो ऐसी स्थिति में 2 चीजें थी, या तो भाई आप एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट कर लो। जब कोल्ड वॉर हुई, बाइपोलैरिटी खत्म हुई, तो एक या तो यूएसएस जो अमेरिका है, यूएस का जो है बोलबाला रहे और एक यूनिपोलर सिस्टम रहे और वो डोमिनेट करे बाकी कंट्रीज को, या फिर बाकी सारे कंट्रीज मिलके इंटरनेशनल सिस्टम में सभी बराबर रूप से भागीदार रहें, ताकि एक मल्टीपोलर सिस्टम क्रिएट हो सके जहां कोई भी जो है एक पावर दूसरे पावर को डोमिनेट नहीं कर सकता। तो as it turned out, the US became the sole superpower.
अब उसके चलते बिकॉज बहुत सी कंट्रीज जो थी डेवलपिंग थी, यूएस, तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो गया जहां यूएस सोल पावर हो गया और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी दैट बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। और जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ था, they became powerful advisors to all these countries. जो वर्ल्ड बैंक और IMF अमेरिका बेस्ड जो institutions they became powerful. The end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. बहुत सी नई कंट्रीज ने जन्म लिया क्योंकि सोवियत ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इनकी अपनी इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस थी, चॉइसेस थी। कुछ बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो थे वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ अपनी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी जो है मेंटेन करना चाहते थे और वो अलग रहना चाहते थे नाटो से। Those Central Asian countries wanted to take advantage of the geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West, the US, China and others. जो Central Asia था अब वो चाहता था अपनी geographical location की एडवांटेज यूज करते हुए वो रशिया के साथ भी और वेस्ट के साथ भी और यूएस, चाइना, इन सब के साथ अच्छे संबंध बना करके चलना चाहता था। So the collapse of communism was followed in most of these countries by painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. जो ये जो कम्युनिज्म का कलैप्स हुआ, इसमें एक ट्रांजिशन हुआ जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था जहां स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज था, वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में उसका ट्रांजिशन हो गया। और इसी को जो है हम शॉक थेरेपी कहते हैं कि टोटली जो सोशलिस्ट सिस्टम था इट गेव वे टू द डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। So the model of transition in Russia, Central Asia, Eastern Europe that was influenced by the World Bank and IMF came to be known as shock therapy. इसी को हम shock therapy कहते हैं। और shock therapy के features को हम जो है अब discuss करेंगे। Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy. सभी जो कंट्रीज थी सेंट्रल एशिया की और ईस्टर्न यूरोप की, वहाँ जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ वो शिफ्ट हुई। उसका मतलब ये था, जो कि हम जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फीचर्स होते हैं, इट मेंट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट्स एंड जो कलेक्टिव फार्म्स जो कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, इट गेव वे टू प्राइवेट फार्मिंग एंड देन there was a sudden and complete switch to free trade. Also, free trade regimes, foreign direct investments, they were the main engines of the change. Now, the transition also involved a breaking of all existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc ने जो आपस में व्यापार की जो समझौते किए हुए थे वो भी ऑटोमेटिकली सोवियत ब्लॉक के डिसइंटीग्रेशन के साथ वो भी सब ब्रेक हो गए। The Western capitalist states now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations. तो अब जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थी वो लीडर्स बन गए और उन्हीं को देखा देखी जो बाकी के स्टेट्स थे उनको फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया। So that is all to this part of the chapter, the shock therapy and the features of shock therapy along with the disintegration of the USSR and its implication on the world politics. So we will stop here and resume this chapter in the next video. Hello friends, welcome once again to UPSC Akhada. Now in this video, we are going to resume chapter 2, the end of bipolarity part 2 of book 1 class 12 NCERT. Now friends, in the last video, we talked about the disintegration of the Soviet Union and its implication in the world politics, the shock therapy and its important features. Now in this video, we will be starting with the tensions and conflicts
in former Soviet republics after disintegration. जब जो USSR है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उस के बाद जो है किस तरह की टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए सोवियत रिपब्लिक्स में. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil war and insurgencies. बहुत से जो सोवियत रिपब्लिक्स थे उनमें पहले से ही बहुत से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और बहुत जो रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे सिविल वॉर और इंसर्जेंसीज जो थी वो भी प्रेवलेंट थी. Now in Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. In fact, रशिया में भी जो दो रिपब्लिक्स हैं उनमें भी जो है एक वो वायलेंट मूवमेंट्स जो हैं वो चलते रहे. सेंट्रल एशिया में जो तजाकिस्तान था, इट विटनेस्ड अ सिविल वॉर जो कि 10 साल तक चली, टिल as late as 2001. इसी के साथ जो जॉर्जिया था, the demand for independence, it had come from two provinces, resulting in a civil war. दो provinces में से जो है वो अलग होने के लिए, separate होने के लिए डिमांड उठी और उसके चलते जॉर्जिया में भी सिविल वॉर हुई. तो ये सारी चीजें, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो सोवियत रिपब्लिक्स जो बने वहां क्या स्थिति है, क्या कैसे टेंशन्स रहे, कैसे कन्फ्लिक्ट्स रहे, उन देशों के अपने प्रोविंसेस किस तरह से आपस में उनमें लड़ाई हुई और वो भी जो है अलग होने के लिए कैसे कैसी डिमांड्स उठी सोवियत के यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद. दिस वी विल बी looking at in this video. Now there were movements against the existing regimes in Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. जो ऑलरेडी पावर में थे लोग वहां पे उनके अगेंस्ट जो है वो यूक्रेन में और किर्गिस्तान और जॉर्जिया में जो है मूवमेंट्स हुए. The Central Asian republics, they are the areas with vast hydrocarbon resources and had become a zone of competition between outside powers and oil companies. जो सेंट्रल एशिया था वहां पे क्योंकि हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज थे, दैट मींस द कोल, पेट्रोलियम, ऑयल इंडस्ट्री, तो वो अपने आप में एक जोन ऑफ कंपटीशन बन गया कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उस पे बाहर की ताकतों की भी नजर थी कि किस तरह से उन पे जो है उनको किस तरह से अपने पास साथ मिलाया जाए ताकि ये रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें. तो इवन विद इन द कंट्री जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो एरियाज भी चाहते थे कि ये एरियाज जो हैं हमारे हिस्से में आए. ईस्टर्न यूरोप में जो चेकोस्लोवाकिया था, इट स्प्लिट पीसफुली इनटू टू, द शेज एंड द स्लोवाक्स, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज. ये भी दो भागों में चेकोस्लोवाकिया जो है वो स्प्लिट हो गया. बट द मोस्ट सिवियर कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया. सबसे ज्यादा जो कन्फ्लिक्ट था 1991 में वो जो बाल्कन रिपब्लिक्स थे यूगोस्लाविया के उसमें हुआ. इट ब्रोक विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोशिया, स्लोवेनिया एंड बॉस्निया एंड अदर देन दिस हर्जिगोविना, they declared independence. ये सारे जो थे ये यूगोस्लाविया से उसके प्रोविंस अलग हो गए. The inter-ethnic civil war in Yugoslavia led to NATO intervention. अब NATO तो हमेशा से इस ताक में रहता ही है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस तरह से जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं किस तरह से उसको बहला फुसला के वेस्ट में शामिल किया जाए और जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको जो है किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाए. तो नेटो का इंटरवेंशन जो यूगोस्लाविया में जो इंटरनल उनकी सिविल वॉर हुई, इट लेड टू नेटो इंटरवेंशन. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑफ consequences of a unipolar world. जो ये एंड ऑफ बायोपोलैरिटी रही उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. जो अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में जो उभर करके ग्लोबल स्टेज पे आया और यूएस का मिलिट्री एक्शन कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ उस पर एक नजर डालते हैं.
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के समय पे हुआ, 1990 से लेकर के 1991 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड जो गल्फ वॉर थी. दिस वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 24 कोलिशन फोर्सेस टू एक्सपेल ऑक्युपाइंग इराकी फोर्सेस फ्रॉम कुवैत. एक 24 जो फोर्सेस थे, उनका कोलिशन जो था कुवैत से जो है इराकी फोर्सेस को हटाने के लिए, जो मिलिट्री ऑपरेशन था, दैट वाज नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर. Then this was followed by Operation Infinite Reach under the leadership of President Bill Clinton in 1998. This operation, a series of retaliatory cruise missile strike carried out by the US against Al Qaeda in Sudan and Tanzania following the 1998 United States Embassy bombings in कीनिया एंड तंजानिया. कीनिया और तंजानिया में यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी पे जो बॉम्बिंग हुई थी, उसके रिटेलिएशन में जो मिसाइल स्ट्राइक अलकायदा और पे सुदान और तंजानिया पे जो है मिसाइल अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स की द्वारा. तो बेसिकली ये इससे ये इम्प्लाई होता है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड में किस तरह से यूएस जो है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स के रूप में उभरा, और किस तरह से जो वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी की भी लड़ाई में कूद पड़ता था अमेरिका, और किस तरह से चीजें जो है उसके फेवर में रहने लगी. नाउ अगेन इन 2001 when the president was George Bush, it started Operation Enduring. यहाँ पे जो 9/11 का जो अटैक हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान को जो है तालिबान को डिस्ट्रॉय करने के लिए अफगानिस्तान में अटैक हुआ. कोलिशन ऑफ द विलिंग, मतलब इसमें भी सारे अपने एलीज के साथ मिलिट्री रिस्पॉन्स जो हुआ यूएस में अफगानिस्तान में. देन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, मतलब दूसरे देशों को उनकी फ्रीडम की लड़ाई में, उनकी सिविल वॉर में कूद करके किस तरह से अमेरिका जो है उसका प्रभुत्व रहा, और एक सिंगल पावर जो है किस तरह से. अगेन दिस वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 2003. दिस इज कॉल्ड द सेकंड गल्फ वॉर और द इराक वॉर. You must be knowing इसमें immediate goal of removing Saddam Hussein regime and destroying its ability to use weapons of mass destruction. किस तरह से इराक को की फ्रीडम के नाम पे सद्दाम हुसैन के जो रिजीम है उसको हटाया गया, ताकि वो किसी भी तरह से अपनी वेपन्स को यूज करके एक मास डिस्ट्रक्शन न लाए. यानी कि दूसरों की ईरान इराक के युद्ध में किस तरह से अमेरिका ने अपना he also washed his linen in the ongoing processes. So this is about how cleverly the West or the US and its allies took advantage of this unipolarity. Now, coming back to the USSR and Indian relations, अगर हम flashback में चलें तो क्या संबंध रहे, अब क्या संबंध है हमारे रशिया के साथ और यूएसएसआर एंड देन सोवियत यूनियन, उस समय हमारे रिलेशनशिप कैसे थे. ये सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमने ज्वाइन किया था. हमारी पॉलिसी गुटनिरपेक्षता की रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा झुकाव ऐसा वर्ल्ड मानता है कि सोवियत कैंप की तरफ जो है. जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो सोवियत कैंप का ही एक तरह से हिस्सा रहा है, क्योंकि हमारा झुकाव जो है वो हमेशा से यूएसएसआर के साथ रहा है. कभी भी जो है वो यूएस या वेस्ट के साथ हमारे इतने स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं रहे हैं. एंड अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो जब जब हमें जरूरत पड़ी है, चाहे चाइना के अगेंस्ट, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाहे बांग्लादेश का जो युद्ध था, उसमें जो है हमें USSR या रशिया से ही सपोर्ट मिला है. So during the Cold War era, India and the USSR enjoyed a special relationship, which led critics to say that India was part of the Soviet
camp, it was a multi-dimensional relationship. और एक हमारा multi-dimensional relationship था USSR के साथ कोल्ड वॉर इरा में. उसको हम अलग अलग डायमेंशंस में देखते हैं. टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डायमेंशन, द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंस वाज डिफिकल्ट टू गेट इट. हमारी सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने तब मदद की थी जब हम जो है इंडियन पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो डेवलप कर रही थी. उस ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल समय में हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा और जो है लोन्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा जो है हमारी हेल्प की सोवियत यूनियन ने. इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर आवर स्टील प्लांट्स, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, और जो मशीनरी प्लांट्स हैं हमारे, जो भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एटसेट्रा, उन सब में जो है एक हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ या असिस्टेंस जो है हमें दिया. और फाइनेंशियल एड ऑफ कोर्स वाज देयर फ्रॉम दिस ईस्टर्न कैंप सोवियत यूनियन. So the Soviet Union accepted Indian currency for trade when India was short of foreign exchange. अभी भी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी जब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने जो संबंध हैं यूएसएसआर के साथ, जो ट्रेड जो टाइज हैं उनको थोड़ा सख्त किया है, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं. ऐसे में भारत जो है तेल खरीद रहा है रशिया से, और वो हम उसका फायदा हमें ये होता है कि हम इंडियन करेंसी में उसको पे करते हैं. जब जब भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हुई है तो हमने जब भी रशिया से मदद मांगी है वो मदद हमें मिली है एज अ फ्रेंड. पॉलिटिकल पहलू में अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन. ऐसे में जब टोटली चाइना और पाकिस्तान ऑफ कोर्स वो तो मेन हमारे अपोजिशन में था ही, तो जब कश्मीर इशू पे सोवियत यूनियन ने हमें हमेशा यूएन में सपोर्ट किया है. And also it has supported India during its major conflicts, especially during the war in 1971 में जो war हुई थी पाकिस्तान के साथ हमारी, तो वहाँ हमें direct support मिली. India too supported Soviet foreign policy in some crucial but indirect ways. और हम भी समय समय पर indirect way में सोवियत foreign policy को support करते हैं. अब आप देख ही रहे हैं कि UN में जो वर्ल्ड की तरफ से, वेस्टर्न नेशंस की तरफ से, यूरोपियन नेशंस की तरफ से जब अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में प्रतिबंधों की बात हुई और उसमें वोटिंग हुई रूस के अगेंस्ट, तो इंडिया ने अपना न्यूट्रल पक्ष रखा, यानी कि वो वोटिंग से दूर रहा. तो अगर हम उनके मतलब अपोजिशन में नहीं जा रहे हैं तो क्रिटिक्स को ये मानते हैं कि हम जो रूस, भारत रूस मैत्री है वो बरकरार है आज भी, चाहे इनडायरेक्टली. देन टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री हार्डवेयर, जो इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजी. जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज थे या जो उनके फॉर्मूलाज थे वो भी उन्होंने, रशिया ने हमारे साथ, यूएसएसआर ने शेयर किए. And we entered into various agreements allowing India to jointly produce military equipments. और ऐसे military equipments जो हैं हमने और USSR ने jointly produce किए हैं. Then of course the culture part, हिंदी फिल्म्स जो हैं वो और इंडियन कल्चर जो है वो सोवियत यूनियन में काफ़ी पॉपुलर रहा है. और बहुत से इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट जो हैं, एक एनकल्चरेशन रहा है यूएसएसआर और इंडिया के बीच में. उसके अलावा इंडिया हैज मेंटेन्ड अ गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. जो इंडिया के हमेशा रिलेशनशिप जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ भी बढ़िया रहे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो था वो इंडिया और रशिया के बीच में रहा है हमारे रिलेशनशिप. और इंडो-रशियन relations are embedded in a history of trust in common interests and are matched popular perceptions. हमने एक
एक हमारा जो है कॉमन इंटरेस्ट जो है, इंडो रशियन जो रिलेशंस हैं वो ट्रस्ट पे, एक कॉमन इंटरेस्ट पे जो है वो टिके रहे हैं। और हमने जो है एक रशिया ने और इंडिया ने आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, जो रशिया और इंडिया है, वी हैव शेयर्ड अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। कभी भी हमने यूनिपोलर एक यूएस के प्रभुत्व को स्वीकार ना करके और रशिया को की भी जो डोमिनेशन है उसको हमने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन हमने एक को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की जो भावना रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल सिस्टम में, कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सबकी जो है मिलीजुली सुरक्षा, ग्रेटर रीजनलिज्म या नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, वो हमारी पॉलिसी हमेशा से रही है जो हमने रशिया के साथ शेयर की है। आज भी जो है हमें जब कहा गया है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत का स्टैंड क्या है, तो हमने एक नेगोशिएशन का तरीका अपनाया है कि एक नेगोशिएशंस के द्वारा भारत मीडिएटर तो बन सकता है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में, दोनों पार्टीज को एक लेवल पे ला करके उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो जो है वो किसी भी एक जो रशिया हो या यूक्रेन हो उसका पक्ष डायरेक्टली नहीं लेगा, और ना ही रशिया के अगेंस्ट जाएगा और ना ही यूक्रेन के अगेंस्ट जाएगा। वो अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को जो है वो कायम रखेगा। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल कंट्रीज एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन, वो जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेगा, जिसकी तारीफ जो है खुद हमारा जो दुश्मन है, कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात को कहा है कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो है उसने बहुत ही समझदारी से अपनी ज़रूरतों को आगे रख करके जो है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को वो एक किसी का एक साइड ना लेकर के किस तरह से वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज को निभा रहा है, that was appreciated by our enemies also. Then more than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. कम से कम 80 जो हैं एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुए हैं अंडर द इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट ऑफ 2001। जो स्ट्रैटेजीज हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टेज पे, इकोनॉमिक स्टेज पे, ट्रेड के पहलू में, वो आज भी जो अग्रीमेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द both the nations, we can say, because now India is not a is a small country in the sense, of course India is a big country, but small in the sense कि India को आप overlook नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारे जो अग्रीमेंट्स हैं उनके साथ, वो भी एक भारत और रूस की मैत्री की ओर इशारा करते हैं। Now India stands to benefit from its relationship with Russian on issues like Kashmir. मैंने कहा कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा यूएन में रशिया ने हमारा साथ दिया है। एनर्जी सप्लाईज की बात हो चाहे, या इंटरनेशनल टेररिज्म में इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात हो, या एक्सेस टू सेंट्रल एशिया की बात हो, या चाइना के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करने की जो मुद्दा है, उसमें जब जब हमें रशिया की जरूरत पड़ी है रशिया ने हमारा साथ दिया है। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. अब ऐसा नहीं है कि सारे फायदे हमें भी हैं, रशिया भी इस चीज को जानता है कि जो इंडिया है वो बहुत बड़ी आर्म्स की मार्केट है, सेकंड, इनफैक्ट सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, जहां वो अपनी जो आर्म्स को बेच सकता है इंडिया में। India military gets most of its hardware from Russia and Russia imports oil from it. Right? So इंडियन मिलिट्री को का जो हार्डवेयर है वो हमें रशिया से मिलता है, एंड जो हम जो हैं वो ऑयल, कच्चा तेल जो है रशिया से खरीदते हैं। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान।
तो किस तरह से हम अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं. Then Russia is important for India's nuclear energy plants also, because खाली technological know-how ही नहीं, Russia has assisted India's space industry also by giving the cryogenic rocket when India needed it. जब जब भी हमें टेक्नोलॉजी की या किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स हो या हमारे स्टील प्लांट्स हो, उसमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की ज़रूरत है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में या मिलिट्री हार्डवेयर में या हमारे आर्मामेंट्स में, हर तरह से रशिया ने हमारी मदद की है. और बदले में इंडिया ने भी अपना पूरा रोल जो है रशिया के साथ खड़ा रहा है वो. और किसी भी गुट को ना ज्वाइन करते हुए भी गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो करते हुए जो है इंडिया ने अपनी एक अलग पहचान जो है इंटरनेशनल अरीना में बनाई है. एंड दैट इज व्हाई India's point of view or India's opinion on whether be it international conflicts or some discussions in the UN, बहुत मायने रखता है इंडिया का viewpoint. So that is all about the end of bipolarity on the world stage, and emergence of unipolar world, and a gradual shift from a unipolar world to multipolar world. So that is all there is to this chapter. So we'll stop here and see you in the next video.